हेलो, अजय माथुर दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन देयर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट Krebs cycle and anaerobic pathways of respiration, in which we discussed about lactic acid fermentation and alcohol fermentation. And today we are going to discuss about oxidative phosphorylation. Take out your register, notebook and pen and start making running notes with me. तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में ही एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज ETS और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फाइन। यहाँ क्या है, हम इस पूरी स्लाइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस वन इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। व्हाट इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस? तो ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, मतलब आउटर मेम्ब्रेन कहीं यहाँ कहीं होगा, राइट। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। मैं ये भी लिख देता हूँ, इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, दिस वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। और फिर ये इसके नीचे क्या है? तो नीचे है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फाइन। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिनको बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 1, कुछ इस तरह से, ओके। ये है फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स 1, दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स 1। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 इज समवट लाइक दिस। यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स 2 एंड देन कॉम्प्लेक्स 3, फाइन, एंड देन कॉम्प्लेक्स 4 ठीक। and then last but not the least is your ATP synthase, which is complex 5, ATP synthase। Here is ATP synthase. This one is inner membrane, this is ATP synthase, okay। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स हमारे रेडी हैं। लेट्स नाउ गो थ्रू इट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, complex 4 and complex 5
जिसे हम लोग एटीपी सिंथेस भी बोल देते हैं। फाइन, जिसे हम लोग एटीपी सिंथेस भी बोल देते हैं। ओके, दिस इज एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस, ठीक है। नेक्स्ट इज ये कॉम्प्लेक्स वन इज नथिंग बट, इसको हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेस भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स वन इज नथिंग बट NADH डिहाइड्रोजिनेस। तो अगर ये NADH डिहाइड्रोजिनेस है, यानी कि ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा NADH को रिड्यूस करने में। And when it will reduce NADH, what we see, when it reduces NADH, what we see, it passes on electron to the complex one and releases H ion. Fine, releases H ion. ओके, अब होगा क्या, इसने रिड्यूस तो कर दिया, ये रिड्यूस तो हो गया NAD प्लस में और H आयन मिल गया इधर। और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन में जाने से होगा क्या, ध्यान से देखो। कॉम्प्लेक्स वन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, आप देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स वन चार्ज होने लगेगा, ये कॉम्प्लेक्स वन चार्ज होने लगेगा। और जैसे ये कॉम्प्लेक्स वन चार्ज होगा, ये H आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो H आयन का ट्रांसपोर्ट होने लगेगा फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेनल स्पेस। तो H आयन का ट्रांसपोर्ट कर दो, फ्रॉम H ion will be transport from mitochondrial matrix to inner intermembranal space, and here you will see the number of H ion will increase. Number of H ion will increase here. Number of H ion will increase here. यहाँ number of H ion बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चार्ज हुए, अब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे किधर, अब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे टू द, जब ये चार्ज हो जाएगा और प्रोटॉन्स चले जाएंगे, तब आप क्या देखेंगे, FADH2 जो बना था, FADH2 जो बना था वो भी रिड्यूस हो रहा है, और वो रिड्यूस होके FAD प्लस बना रहा है एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ H आयन, इसका मतलब ये भी क्या करेगा, H आयन बनाएगा और ये H आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे और जिसकी वजह से कौन चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 2। तो अभी तक हमने क्या देखा कि NADH2, ये NADH2 रिड्यूस हुआ और इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया और H आयन रिलीज़ किया। इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ करते ही कॉम्प्लेक्स वन चार्ज हो गया, और कॉम्प्लेक्स वन जैसे ही चार्ज हुआ, आप देखते हैं कि इसने H आयन को ट्रांसपोर्ट कर दिया फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से आप देखेंगे कि यहाँ पर H आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और यहाँ पर एक और कंपोनेंट है विच इज़ नोन एज साइटोक्विनॉन। क्या बोलते हैं इसे, साइटोक्विनॉन। साइटोक्विनॉन के होने की वजह से आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो भी
जो भी इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो सीधा पास होंगे किधर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो सीधा पास होंगे साइटोकिनॉन, और यहाँ जब चार्ज हुआ था वो भी कहाँ पास होंगे, साइटोकिनॉन। और दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पास होंगे, ध्यान से देखो, दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कॉम्प्लेक्स 3। यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोकिनॉन, complex 3 receives electrons from cytokinin and H आयन किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है कॉम्प्लेक्स 2 से, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 से ट्रांसपोर्ट होगा। कॉम्प्लेक्स 3 जैसे ही चार्ज होगा, ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स 3 अब चार्ज हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स 3 के चार्ज होते ही ये H आयन का ट्रांसपोर्ट करेगा, ये H आयन का ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम mitochondrial matrix, from mitochondrial matrix to इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, राइट। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यहाँ पर एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है अगेन, ओके। बढ़ा कैसे, क्योंकि ये एच आयन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फाइन। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे यहाँ पर जो प्रेजेंट है साइटोक्रोम बी, यहाँ पर प्रेजेंट है साइटोक्रोम बी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे एंड देन यहाँ से आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे किधर, टू कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब एच आयन के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में भी है। ज़्यादा कहाँ पर है, तो ज़्यादा है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, हाफ ऑक्सीजन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो है ही है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही है, और साथ में एक और बात आप यहाँ समझेंगे कि कुछ एच आयन मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेंगे। दिस विल फॉर्म नथिंग बट अ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ से रेस्पिरेशन में वाटर निकलता है, ठीक है, यहाँ से रेस्पिरेशन में आपको वाटर निकलते हुए दिखेगा। एंड आपसे अगर क्वेश्चन आता है विच इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिमेंबर फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन, फाइन। नेक्स्ट, इतनी सी जितनी प्रोसेस समझी हमने, एक बार समराइज करते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 में विच इज़ नोन एज NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 विच इज़ नोन एज FADH डिहाइड्रोजिनेस, FADH डिहाइड्रोजिनेस, FADH डिहाइड्रोजिनेस। तो ये हो गया NADH डिहाइड्रोजिनेस, ये हो गया FADH हाइड्रोजिनेस, फाइन। तो NADH2 रिड्यूस होगा H आयन और NAD प्लस में, और कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स 1 चार्ज हो जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स 1 जैसे ही चार्ज होंगे वो H आयन को ट्रांसपोर्ट कर देगा टूवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, और इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा साइटोक्रोम क्यू में। अब साइटोक्रोम क्यू में पहुंचा, साइटोक्रोम क्यू में पहुंचने के बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 भी क्या हो चुका है, कॉम्प्लेक्स 2 भी एक्टिवेट हो चुका है, और कॉम्प्लेक्स 2 को एक्टिवेट किसने किया है, FADH2 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ने। और इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज होने के बाद साइटोक्रोम क्यू इज़ द कंपोनेंट, तो साइटोक्रोम क्यू में भेज दिया विच इज़ द कॉमन पॉइंट जहाँ से
कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा कॉम्प्लेक्स 3 में और कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन पहुँचने के बाद ये ट्रांसपोर्ट करेगा, अगेन ये ट्रांसपोर्ट कर देगा किसको, एच आयन को टूवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई होती जा रही है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ और वहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गई थी और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लो कॉन्सेंट्रेशन है। एच आयन जैसे ही अंदर आएगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन, तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। अब कहानी समझते हैं कॉम्प्लेक्स 5 की। इतना जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक, कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, फिर ये क्या है, ये वाली जो प्रोसेस है ये क्या है, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट केमी ऑस्मोसिस। फाइन, तो केमी ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलकर एक टॉपिक बना रहे हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है ही है, साथ के साथ एक और टॉपिक जुड़ता है, दैट इज केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस में क्या होगा, सिंपल, केमी ऑस्मोसिस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगेन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आएंगे, सॉरी प्रोटॉन यहाँ पर आएंगे और प्रोटॉन जैसे यहाँ पर आएंगे आप देखोगे कॉम्प्लेक्स 5 एक्टिवेट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स 5 इज़ नथिंग बट, कॉम्प्लेक्स 5 इज़ नथिंग बट एटीपी सिंथेस। और एटीपी सिंथेस जैसे एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, ये एडीपी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने लगेगा एटीपी में। एंड अगेन एच आयन कहाँ पहुँच चुका है, अपने घर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एच आयन पहुँच चुका है और बहुत ज़्यादा नंबर में ये जितने सब एच आयन थे ये सब इधर मूव करना शुरू करेंगे। कब तक, ये सब एच आयन, ये सब एच आयन, ये सब 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 इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आ जाती, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये सब एच आयन बनाए किसने थे, कहाँ से आए ये, NADH2 और FADH2 थे। इसीलिए बोल रहे हैं कि NADH2 और FADH2 रिड्यूस करके ही तो ये ATP एनर्जी बना रहे हैं। एंड रिमेंबर, इसीलिए बोला जाता है कि NADH2, एक NADH2 मॉलिक्यूल will form around 3 molecules of ATP and 1 molecule of FADH2 will reduce into 2 molecule of ATP. Now let's look at नेट यील्ड। तो इस हिसाब से नेट यील्ड क्या होगा, एक बार देखते हैं नेट यील्ड क्या है। ठीक है, तो टॉपिक इज नेट यील्ड, नेट यील्ड ऑफ रेस्पिरेशन, नेट यील्ड ऑफ रेस्पिरेशन। फाइन, तो नेट यील्ड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, नेट यील्ड ऑफ रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो लेट्स काउंट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस थी हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद हमने देखा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, राइट, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद हमने देखा क्रैब साइकिल विच इज़ ऑल्सो नोन एज TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, लेट्स कैलकुलेट। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल बने थे ATP के और 2 मॉलिक्यूल बने थे NADH के। फाइन, ऐसा ही था। ओके, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन में हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बने थे।
2 मॉलिक्यूल NADH2 के। और क्रैब साइकिल में हमको देखने को मिलता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP कैसे, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ये सब कुछ आप नोट करो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने देखा सब कुछ डबल कैसे हो जाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में भी तो 2 आएंगे, क्योंकि पायरुविक एसिड कितने थे 2, तो सिट्रिक एसिड कितने बनेंगे 2, तो यहाँ पर NADH2 कितने बनेंगे 2, 2, 4 और 6, यानी कि 6 NADH2 बन रहे हैं यहाँ पर। GTP इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू ATP, तो एक GTP बन रहा है मतलब 2 ATP, यहाँ से 2 ATP आ गया, और एक FADH2 है मतलब मल्टीप्लाई करो तो 2 FADH2। तो क्रैब साइकिल का नेट रिजल्ट क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। फाइन, तो यही लिखते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ here we 6 molecule of NADH and 2 molecule of FADH2। now calculate, दो ATP ये है और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो टोटल कितना आ गया 8 ATP, 2 + 6 8 ATP, 2 molecule of ATP is equivalent to 6 ATP, 2 ATP 6 × 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24 ATP। नाउ एड ऑल, तो टोटल आ जाता है 38 ATP, ठीक, 38 ATP में से, और ये 38 ATP तो किसके लिए है, ये 38 ATP है प्रोकैरियोट्स के लिए। तो प्रोकैरियोट्स जब रेस्पिरेशन करेगा तो कितना ATP बनाएगा 38 ATP, एंड व्हेन यूकैरियोट विल रेस्पिरेट इट विल फॉर्म 36 ATP। 2 ATP कहाँ चले गए, तो रिमेंबर, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है देन रिपीट, कि हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि भाई यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसी वजह से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म 2 ATP का खर्चा लगेगा, ठीक है, 2 ATP का खर्चा लगेगा ट्रैवल कराने के लिए। पायरुविक एसिड को जब मैं ट्रैवल कराऊंगा, ठीक है, पायरुविक एसिड जब ट्रैवल करेगा, यहाँ देखा था हमने, कहाँ, ये रहा, पायरुविक एसिड का जब आप ट्रैवल कराओगे तब आपको देखने को मिलेगा कि पायरुविक एसिड यहाँ ट्रैवल किया है, ये रहा, तो पायरुविक एसिड को ट्रैवल किया है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो इसमें कितना खर्चा लगेगा, ATP लगेगा, 2 ATP मॉलिक्यूल्स का खर्चा, ठीक है। लेट्स लुक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। वी डिस्कस्ड अबाउट ETS, केमियोस्मोसिस। ETS में हमने देखा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 से जाते हुए किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, एंड ज़्यादातर ATP कहाँ पर बन रहा है, केमियोस्मोसिस की मदद से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से। अच्छा, एक क्वेश्चन देता है मैं आप लोगों को, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, आंसर दिस इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन, क्रैब साइकिल और एक प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इन 4 में से किसमें सबसे ज़्यादा ATP बनता है, किसमें, अगेन क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कहाँ आपको सबसे ज़्यादा ATP बनता हुआ नज़र आता है, व्हाट विल यू आंसर इन कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, यहाँ पर कथा समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राधे राधे।